नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आपका अपना चैनल जो है मैं इसमें एक बार दोबारा आपका स्वागत करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज का अगला वीडियो लेके आया हूं, यानी तीसरा वीडियो लेके आया हूं। देखें दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है मैं एमसीक्यूज के जरिए आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर है वो मेरठ है। मेरठ शहर जो है वो न सिर्फ तालों के लिए, कैंची के लिए, बल्कि स्पोर्ट्स के सामान के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इस शहर में देश का जो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय है वो खोला जाएगा। दोस्तों, मैं इसी क्रम में ये भी बता दूं कि देश में जो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय, जो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया था वो 2018 में मणिपुर में खोला गया था। दोस्तों, मणिपुर पहला खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो थी वो 2018 में मणिपुर में खोली गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 रेस की मेजबानी करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने सामान्य तौर पे फार्मूला रेस 1 का नाम सुना होगा। ये जो है भारत में ये प्रतियोगिता पहली बार हो रही है, यानी भारत को इसकी मेजबानी करने का पहला अवसर मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेस है ये फार्मूला 1 रेस की ही तरह है, लेकिन दोस्तों ये जो रेस होगी इसमें जो ई का मतलब होगा उसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक कारें इसमें दौड़ेंगी। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक कारें जो हैं दोस्तों दौड़ेंगी, और ये जो फार्मूला ई रेस 2023 में आयोजित होगी वो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये पहला मौका है जब भारत को इसकी मेजबानी का मौका मिला है, और इसके लिए कोई भी स्पेशल ट्रैक नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके लिए हुसैन सागर और उसके आसपास की जो सामान्य रोड है 2.8 किलोमीटर की, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके सुधार करके उसी पर ये जो रेस होगी वो संपन्न होगी। दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रिक कारें होंगी वो सामान्य तौर पे जो फार्मूला रेस 1 की कार जिस स्पीड से दौड़ती हैं उसी स्पीड से ये कारें भी दौड़ेंगी। बस फर्क इतना होगा कि ये सब के सब इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट फिल्म, दोस्तों ध्यान दें, इसमें बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया है। जी हाँ, वही पुष्पा द राइज जिसमें अल्लू अर्जुन ने बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है, और इस फिल्म ने हर युवाओं की दिलों में एक साल से ये फिल्म राज कर रही है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो सुकुमार हैं। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं सुकुमार हैं, और इसमें मुख्य भूमिका में दोस्तों अल्लू अर्जुन है। दोस्तों, ये जो फिल्म है दोस्तों ये बड़ी फेमस और रही है, और ये बहुत कमाई वाली फिल्म भी रही है। दोस्तों,
मैं आपको और थोड़ा इसके आगे जाके बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो दिए गए 2022 में, ये मुंबई में आयोजित एक समारोह में दिए गए। मुंबई में आयोजित एक समारोह में दिए गए दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो अवार्ड है वो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड है, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड है दोस्तों। इन्हीं पुरस्कारों के तहत, इन्हीं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है, बेस्ट एक्टर जो है वो रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिला है। और जबकि बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दोस्तों वो शेर शाह को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेर शाह। मैं अपनी बात को दोबारा समझा रहा हूं, यहाँ पर है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, तो वो है दोस्तों पुष्पा द राइज। और अगर ये पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट मूवी, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों किसे मिला है, तो वो शेर शाह को मिला है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फोर्ब्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है दोस्तों? हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जो फोर्ब्स पत्रिका है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, अमेरिकी पत्रिका है दोस्तों। ये अमेरिकी पत्रिका है और फोर्ब्स का काम है विभिन्न प्रकार के सर्वे करना, जैसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, सक्सेसफुल वुमेन ऑफ वर्ल्ड इत्यादि इत्यादि। इस तरह की जो फोर्ब्स है वो अपनी सर्वे करती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है दोस्तों। आपको बता दूं कि जो इस समय विश्व का सर्वाधिक कमाई वाला खिलाड़ी है वो है महान बेस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी दोस्तों। ये फुटबॉलर जो है वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं और एक महान फुटबॉलर, एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस फोर्ब्स पत्रिका में भारत का एकमात्र खिलाड़ी है, और न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है, और वो है विराट कोहली दोस्तों। ना ये सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के क्रिकेट से एकमात्र खिलाड़ी हैं विराट कोहली दोस्तों। और विराट कोहली का इस फोर्ब्स के जो टॉप 100 खिलाड़ियों की सूची है उसमें 61वां स्थान है दोस्तों, 61वां स्थान है विराट कोहली का। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2022 में निम्नलिखित में किस महिला खिलाड़ी को राज्यसभा में मनोनीत किया गया? दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस महिला खिलाड़ी को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ये मैं देखें जरा, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा किस महिला खिलाड़ी को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है दोस्तों? उड़न परी के नाम से विख्यात महान रनर और देश की शान पीटी उषा को जुलाई 2022 में मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको मैं बता देता हूँ इनके बारे में थोड़ा कि ये भारत की इस समय IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष भी बनाई गई है दोस्तों। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष भी पीटी उषा बनाई गई है दोस्तों।
मैं आपको और आगे थोड़ा सा बताता हूँ इस प्रश्न के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वर्तमान में जो राज्यसभा है, इस समय राज्यसभा में सर्वाधिक भागीदारी पहली बार महिलाओं की देखी गई है। इस समय दोस्तों राज्यसभा में कुल 32 महिला सांसद हैं, कुल 32 महिला सांसद हैं दोस्तों इस समय, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? अब चूंकि बात क्रिकेट की है, हमारे नए नए लड़के बड़े जोश में रहते हैं दोस्तों, तो ये जोश जो है, ये जो जोश हमारे देश का है वो बड़ा काम आता है हर बार। तो आप समझ ही गए होंगे आंसर कि ये 2000 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है वो हमारे देश भारत ने जीता। दोस्तों ये प्रतियोगिता जो है वेस्ट इंडीज में आयोजित की गई, वेस्ट इंडीज में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। दोस्तों भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर, दोस्तों फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। मैं आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों कि जो भारत है अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता है दोस्तों, 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत जीता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच सीमा को लेकर जो विवाद हुआ वो हिंसक रूप उसने ले लिया और दोनों देशों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में बस सेवाएं बंद कर दी गई। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जो दो राज्य हैं वो कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। दोस्तों इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र के जो कर्नाटक है, कर्नाटक के एक निजी संगठन द्वारा जो महाराष्ट्र से आने वाली बस और ट्रेन है उन पर किया गया। इसके बाद ये विवाद जो है काफ़ी बढ़ता चला गया और बाद में महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ पर जाने वाली जो बस सेवा है या जो बस सेवा महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए जाती थी उसको बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो है, आने वाले एग्जाम में, उसमें ये मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में ये ज़रूर मिलेगा ये क्वेश्चन। टाइम मैगजीन, जो टाइम मैगजीन है अमेरिका की, जैसे फोर्ब्स है उसी तरह से एक अमेरिकी मैगजीन है ये टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे नामित किया गया है? मैं आपको बता देता हूं, ये और कोई नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि अमेरिका और रूस में 36 का आंकड़ा है, तो उसी को देखते हुए और नो डाउट इनकी परफॉर्मेंस या इनका जो एटीट्यूड था, जिनको ये पुरस्कार दिया गया, कुछ ऐसा था कि इनको ये पुरस्कार मिलना स्वाभाविक भी था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड जो नामित किया गया है वो किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अमेरिका की जो इस पत्रिका है इसने इस बात की दलील दी है कि ये जो जेलेंस्की है एक छोटा सा देश होते हुए भी रूस जैसी महाशक्ति से इन्होंने टक्कर ली। ये इनका अपना एटीट्यूड जेलेंस्की का और इनका अपनी इनका जो नज़रिया था जो लड़ने का जो जीवटता थी उसको देखते हुए इस पत्रिका ने इस पुरस्कार के लिए, इस खिताब के लिए इनको चुना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो संतोष ट्रॉफी है वो पहले तो ये समझ लें आप कि ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि जो इस बार का 2022 का जो 75वीं संतोष ट्रॉफी है वो केरल राज्य ने जीती और पश्चिम बंगाल को हराकर। दोस्तों केरल राज्य ने ये ट्रॉफी जीती है और केरल राज्य को हराकर जीती है दोस्तों। माफी चाह रहा हूँ, केरल राज्य ने पश्चिम बंगाल को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि अभी तक सर्वाधिक बार जो संतोष ट्रॉफी है वो 31 बार, रिकॉर्ड 31 बार पश्चिम बंगाल ने जीती है। रिकॉर्ड 31 बार अभी तक सबसे ज्यादा संतोष ट्रॉफी 75 में से 31 बार अकेले पश्चिम बंगाल ने जीती है दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा कि देश का पहला जो फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, वो भी कोलकाता में ही पहली बार जो स्थापित हुआ वो कोलकाता में ही स्थापित हुआ दोस्तों। लेकिन इस बार का जो संतोष ट्रॉफी है वो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीती। आगे बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जो है वो राफेल नडाल, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। किसको हराया? नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर ये फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। और राफेल नडाल कहाँ के हैं दोस्तों? स्पेन के हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 की ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक 135वीं है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब है जिस देश में सर्वाधिक शांति हो। पीस मतलब शांति, जिस देश में सर्वाधिक शांति हो वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में उसको उसी हिसाब से रैंक दी जाती है देशों को। मैं आपको बता दूं कि 2021 में भारत की जो रैंक थी वो 138वीं थी। इस बार भारत को 3 रैंक का फायदा हुआ है और 135वीं रैंक भारत को मिली है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहला स्थान जो है दोस्तों वो आइसलैंड का है। पहला स्थान आइसलैंड का है, यानी आइसलैंड वो देश है जहां पर सर्वाधिक शांति प्रिय माहौल है और वहां के लोग सर्वाधिक शांति प्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में टमाटर फ्लू यानी कि टोमेटो फ्लू के मामले चर्चा में आए? दोस्तों हाल ही में जो केरल राज्य है दोस्तों, वहां पर टोमेटो फ्लू या टमाटर फ्लू के मामले सर्वाधिक नजर आए हैं, सर्वाधिक पाए गए हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसका नाम टमाटर फ्लू क्यों है। ये पहले तो मैं बता दूं कि ये बीमारी जो है सर्वाधिक बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में ये बड़ी बीमारी कॉमन देखी जा रही है। कॉमन बीमारी जो है बच्चों में देखी जा रही है दोस्तों। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बीमारी है इसका नाम टमाटर फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बच्चों के शरीर में लाल लाल फोड़े हो जाते हैं जो एकदम टमाटर की तरह से नजर आते हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम जो है टोमेटो फ्लू या टमाटर फ्लू पड़ गया है। ये एक सिंपल सी बीमारी है जिसमें बच्चों के शरीर में चकत्ते पड़ते हैं, गोल गोल से फोड़े हो जाते हैं बड़े से, और बुखार आने के भी लक्षण देखे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में टाइगर ट्रम्प नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि टाइगर ट्रम्प नौसैनिक अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित होंगे। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2022 मध्य प्रदेश में, दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं केलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो इनका उद्देश्य है विभिन्न देश के विभिन्न केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में खेलों को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे या किन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों मैं इसको पहले थोड़ा सुधार देता हूँ, यहाँ नोबेल होना चाहिए, बा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र का वो किसे दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 लोगों को मिला है, फिलिप डेविंग, डगलस डायमंड और बेन बेर्नॉट। इन तीनों को मिला है, यानी आंसर जो होगा दोस्तों हमारा होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 1969 से शुरू किए गए, 1969 से प्रारंभ किए गए दोस्तों। लेकिन नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत दोस्तों 1901 से हुई। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत दोस्तों 1901 से की गई और नोबेल पुरस्कार जो थे वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनकी वसीयत जो थी, उस वसीयत से आने वाले जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उससे होने वाली कमाई के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो जो है वो वहाँ की जो स्वीडन की केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। स्वीडन की केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न अगला। हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रहा वायरस जिसके कारण से मवेशियों की मौत हो रही है। दोस्तों ये जो वायरस है वो लंपी वायरस है। लंपी वायरस विशेष तौर पर गायों में फैल रहा है, गायों में फैल रहा है दोस्तों। इस वायरस से गायों में जो है वो शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं और धीमे धीमे फिर जो श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन होता है और सांस रोकने की वजह से जानवरों की मौत हो रही है। दोस्तों अगर हम न्यूज की माने तो अब तक देश में लगभग 60,000 गायों की मौत हो चुकी है। 60,000 गायों की मौत हो चुकी है दोस्तों इस लंपी वायरस से। और ये भी कहा गया है कि लंपी वायरस से इन्फेक्टेड यदि कोई गाय है और उसका यदि दूध कोई व्यक्ति पीता है तो उसको भी इसका खतरा बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 12वां विश्व हिंदी शिखर हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा।
दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मेलन है ये फिजी में आयोजित होगा, फिजी में आयोजित होगा। ये दोस्तों ये जो शिखर सम्मेलन जो हिंदी का विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये संपूर्ण विश्व में इसका उद्देश्य होता है दोस्तों संपूर्ण विश्व में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इसको विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2022 में G20 का शिखर G20 शेरपा, दिसंबर 2022 में G20 शेरपा बैठक की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 शेरपा जो की बैठक है वो जो शहर है वो है हमारा उदयपुर। उदयपुर को दोस्तों हम लोग कहते हैं झीलों का शहर, झीलों का शहर कहते हैं इसको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत की तरफ से जो शेरपा होंगे, भारत की तरफ से जो शेरपा होंगे वो अमिताभ कांत होंगे। दोस्तों भारत की तरफ से जो शेरपा होंगे वो अमिताभ कांत होंगे। अमिताभ कांत कौन है? ये नीति आयोग के जो नीति आयोग है इसके पूर्व सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अमिताभ कांत इस G20 शेरपा की बैठक में भारत के शेरपा होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के किस व्यक्ति को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेरिस का जो सबसे बड़ा सम्मान है गार्ड ऑफ ऑनर, वो जो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, इनको इस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इनको ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले फ्रांस की यात्रा पे थे और उन्हें वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर जो है शीलवर्धन सिंह है। शीलवर्धन सिंह को हाल ही में जो CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, उसका नया DG बनाया गया है। तो दोस्तों इनमें आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि शीलवर्धन सिंह कहीं नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला गया? किस शहर में खोला गया? भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि देश का पहला जो ड्रोन स्कूल है वो किस शहर में खोला गया है। दोस्तों ये है MP का ग्वालियर शहर, MP का ग्वालियर शहर दोस्तों। और इस जो पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो स्कूल खोला जाएगा ड्रोन स्कूल, इससे तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चुना गया? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, मिस इंडिया 2022 जो है वो इस बार सिनी सेट्टी चुनी गई है। इस बार सिनी सेट्टी चुनी गई है। यह प्रतियोगिता दोस्तों मुंबई में आयोजित की गई और जो सिनी सेट्टी है दोस्तों वो कर्नाटक की रहने वाली है, कर्नाटक स्टेट की रहने वाली है दोस्तों। वो इस प्रतियोगिता में मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों में रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इन 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों उसमें हरियाणा के अनीश कुमार ने पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और ये अनीश कुमार जो हैं वो हरियाणा के अनीश कुमार हैं, इन्होंने ये पदक जीता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूं कि इसका एकता नगर रेलवे स्टेशन ही नाम क्यों पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है वो केवड़िया कॉलोनी में ही बना है। और दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आप जानते ही हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है वो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है वो एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यही कारण है कि वहाँ जिस जमीन पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है केवड़िया, वो उसका नाम बदलकर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में। इसी कारण से जो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम है वो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो कहता है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आलोक कुमार की अध्यक्षता में किस 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो आलोक कुमार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन जो किया गया है वो उसका जो नाम है वो चीता टास्क फोर्स है दोस्तों। चीता टास्क फोर्स है। इस चीता टास्क फोर्स क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जो चीता टास्क फोर्स है ये वो है जो क्रूनो नेशनल पार्क जो है हमारा, क्रूनो नेशनल पार्क यहाँ पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा, 8 चीते लाए गए थे दोस्तों। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इन 8 चीतों में ये भी पता होगा कि 5 मादा और 3 नर चीते थे। तो जो क्रूनो नेशनल पार्क है यहाँ नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे बहुत चर्चा में था। मोदी जी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर इन चीतों को वहाँ क्रूनो नेशनल पार्क में रखा, माने छोड़ा, आज़ाद किया। और जो 9 सदस्यीय जो दल था उसमें आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया जो इस बात की निगरानी रखेगा कि वहाँ पर
चीता जो है वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से रहेंगे, और लोगों के लिए जो चीता को देखने का जो सही समय होगा या सही डेट होगी वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें आलोक कुमार की अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स के नाम से 9 सदस्यीय एक दल गठित किया गया था। दोस्तों कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश जो है उसके श्योपुर जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क है। दोस्तों यहाँ पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 1952 से भारत जो है, भारत में जो चीता था वो पूरी तरह से लुप्त था, यानी एक भी चीते 1952 से यहाँ पर नहीं थे। अब ठीक 70 सालों के बाद, 70 वर्षों के बाद देश में फिर से चीतों का आगमन हुआ है। दोस्तों तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक आवास इकाई परियोजना है, दोस्तों सामाजिक आवास इकाई परियोजना है, ये नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने मॉरिशस में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, उनके साथ मिलकर इस सामाजिक आवास इकाई योजना का उद्घाटन किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2016 में 253 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत ने मॉरिशस को दी थी, और उसमें 5 योजनाएं उस सहायता के द्वारा मॉरिशस में लागू की जानी थी। उनमें से एक ये योजना है सामाजिक आवास इकाई परियोजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई और नहीं है, भारत के धुआंधार बैट्समैन और इस समय चर्चा में छाए हुए सूर्य कुमार यादव है। दोस्तों इस समय चर्चा में छाए हुए हैं और पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बने हुए। दोस्तों इनको विश्व T20 वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। दोस्तों वर्ल्ड T20 रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि जो T20 वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें जो टीमों की रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर हमारी भारत देश की टीम है, जिसे आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है टीमों के बीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न है, डोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? डोल उत्सव, दोस्तों डोल उत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये वास्तव में रंगों का एक त्योहार है। दोस्तों ये रंगों का त्योहार है और ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। दोस्तों इस त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खूब खुशियां और उत्सव मनाते हैं। ये दोस्तों ये त्योहार जो है वो वहां पर बसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत देता है। और दोस्तों जो बंगाली कैलेंडर है, पश्चिम बंगाल का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुसार ये जो डोल उत्सव है वहाँ का अंतिम वर्ष का अंतिम उत्सव है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों
अपना अगले प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस भारतीय लेखिका ने पहली बार, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि को ये दिया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ये मिला है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री जो है वो उत्तर प्रदेश, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इनको ये पुरस्कार जो डेजी रॉकवेल के साथ, चूंकि डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी में, तो इनके साथ साझा रूप से ये पुरस्कार इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की तरफ दोस्तों, और हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा आज का इस वीडियो का। हाल ही में वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, दोस्तों हाल ही में वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है वो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। दोस्तों भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये ये जो प्रोग्राम चलाया गया है ये भारत के उन निरक्षरों के लिए चलाया गया है जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निरक्षर हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है दोस्तों। और ये वास्तव में जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है दोस्तों। चलिए आज का ये वीडियो दोस्तों हमारा यही पूरा होता है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लोगों के लिए शेयर करें। और यदि आप हमारी नई वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नई वीडियो की आप सबको, इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।